हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक सिंपल न्यूमेरिकल पावर पर बेस्ड। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, व्हेन अ बैटरी सेंड्स करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस R1 फॉर टाइम t, द हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर इज Q। यहाँ पे थोड़ी जगह ली थी तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। The same battery sends the current through another resistance R2 for the time t, मतलब यहाँ पे टाइम सेम है। The heat produced in R2 is again same heat प्रोड्यूस हो रही है फिर से। Determine the internal resistance of battery। तो क्वेश्चन को मैं पहले थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। एक बैटरी है और उस बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू है R1। एक पर्टिकुलर टाइम t के लिए वो बैटरी उस रेजिस्टेंस से करंट पास कर रही है और उस टाइम पीरियड के लिए वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है Q। नेक्स्ट यहां पे ऐसे कहा गया है कि वो रेजिस्टेंस हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, R1 की जगह R2 लगा दिया। बैटरी सेम है, अभी भी सेम बैटरी सेम टाइम के लिए उस रेजिस्टेंस से करंट पास कर रही है और सेकंड केस में भी क्या हो रहा है, सेम हीट प्रोड्यूस हो रही है। और इस केस में क्वेश्चन ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं तो सोल्यूशन के लिए इजी जाएगा। तो सबसे पहले जैसे हमको कहा था कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया गया है जिसकी वैल्यू है R1 और एक बैटरी है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो बैटरी के साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं और ये हो गया सर्किट कंप्लीट, इसकी वैल्यू R। नाउ प्रॉब्लम की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि कोई भी बैटरी हो, कोई भी सेल हो, वहां पे उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन में जब तक मेंशन नहीं है हम लोग वहां पे उस बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस शो नहीं करते हैं, लेकिन अगर मेंशन है तो ये शो करना जरूरी है, राइट। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी बैटरी और सेल में, उसकी वजह से उस बैटरी और सेल की जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कुछ अमाउंट में डिक्रीज होती है। ये टॉपिक हम लोग इस लेसन के आगे के कुछ टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे बैटरी मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो बैटरी है दिस इज नथिंग बट दिस वन। ये जो डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स के अंदर दिस E और ये R ये मिला के यहाँ पे बैटरी हो रही है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नाम ही है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, उस बैटरी या फिर सेल के अंदर। अब यहाँ पे सेल के अंदर रेजिस्टेंस दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इस टाइप से दिखा सकते हैं। ये रूल है इस टाइप से शो करने का, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ, क्योंकि हमको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। किरचॉफ्स लॉ के रूल कुछ ऐसे हैं कि अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन में अगर मूव होते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू निगेटिव ली जाती है, और बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ अगर जाते हैं तो पोटेंशियल ईएमएफ निगेटिव लिया जाता है, और अगर बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर आते हैं तो ईएमएफ पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग कुछ इस डायरेक्शन से मूव होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। मैं बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, मतलब ईएमएफ विल बी पॉजिटिव। सो सॉल्यूशन है बाय KVL। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं E। आगे बढ़ते यहाँ पे इस टाइप से इस पाथ से, तो देखो करंट की डायरेक्शन ये है, हम लोग भी पाथ इसी डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे रहेगा निगेटिव, करंट आया अगर है माइनस ऑफ I R1। फिर से अगर यहां से कंटिन्यू करते हैं तो यहां से यहां तक आ गए हैं, तो फिर से मुझे एक रेजिस्टेंस मिला, पोटेंशियल ड्रॉप निगेटिव, क्योंकि हम लोग करंट की डायरेक्शन में जा रहे थे। सो माइनस ऑफ I R इक्वल्स टू 0। सो E इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं I R1 प्लस I R2। हम लोग ये दोनों के दोनों वैल्यूज राइट साइड में शिफ्ट कर दिए। सो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा I, कॉमन ले लेते R1 प्लस R, और क्योंकि मुझे यहाँ पे करंट अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो करंट की वैल्यू मिलेगी मुझे I इक्वल्स टू E अपॉन R1 प्लस R। ये हो गया यहाँ पे करंट, राइट। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि सेकंड केस में भी जब हम लोग रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज कर लेते हैं और बैटरी अगर सेम रखते हैं तो सेम करंट यहाँ से फ्लो होगा सेम टाइम के लिए, तो हीट सेम प्रोड्यूस होगी। सॉरी, करंट वैल्यू होगा सिर्फ हीट सेम प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हम लोग ये जो करंट है इसको हम लोग यहाँ पे I1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बैटरी के साथ ये जो रेजिस्टेंस है ये चेंज कर देता हूँ। नाउ रेजिस्टेंस इज R2 और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है इसको मैं I2 बोल दूंगा। बैटरी सेम है, मतलब उसके अंदर का रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा,
और ये हो गया सर्किट कंप्लीट। तो फिर से यहाँ पे हम लोग किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे। ये फिर से ये इतनी पूरी की पूरी बैटरी है, राइट। सो अगेन बाय KVL सेकंड केस में। तो फिर से हम लोग देखो बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, मतलब EMF पॉजिटिव। यहां से मैं आगे बढ़ा करंट की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे रहेगा R2 माइनस। फिर से यहां से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पे जो रेजिस्टेंस है, फिर से हम लोग करंट की डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, निगेटिव रहेगा, तो माइनस ऑफ I2R इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी हम लोग क्योंकि करंट हमने पहले सर्किट में 1 लिया था, मैं इसको 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे, राइट। तो अब क्या होगा, फिर से E इज इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो I2R2 प्लस I2R। तो ये हो जाएगा I2 कॉमन निकालते हैं, R2 प्लस R इक्वल्स टू E। सो I2 की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे E डिवाइड बाय R2 प्लस R। ये हो गया सेकंड करंट की वैल्यू। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन में फिर से, क्योंकि क्या फाइंड करना है, चेक करना है, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ये हमको फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे करेंगे, मेरे पास दो वैल्यू है, इसका कोई भी रिलेशन यहाँ पे इसकी मदद से तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा सा फिर से फोकस करते हैं। इन्होंने कहा है कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो सेम टाइम के लिए और सेम हीट प्रोड्यूस हो रही है। करंट जो भी फ्लो हो रहा है, जैसे पहले केस में हमने करंट लिया I1, दूसरे केस में लिया I2, ये जो करंट है ये सेम टाइम के लिए फ्लो हो रहा है और हीट प्रोड्यूस क्या है, सेम। मतलब अगर मैंने यहाँ पे अगर ऐसे बोल दिया कि हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, ये दोनों भी केस में सेम है, दैट इज हीट प्रोड्यूस per unit time is equals to constant. So what is heat produced per unit time? Heat produced per unit time is nothing but energy per unit time, or we can say work done per unit time। मतलब क्या कि इस केस में पावर की जो वैल्यू है वो सेम है, या फिर कंजम्पशन ऑफ पावर जो है वो सेम है दोनों भी केस में। मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि P1 इज इक्वल्स टू P2। आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको। फिर से एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं कि दो अलग रेजिस्टेंस थे, बैटरी सेम थी, दोनों रेजिस्टेंस से जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, पहले केस में I1 दूसरे केस में I2, उस करंट के लिए सेम टाइम के लिए सेम हीट प्रोड्यूस हो रही है। मतलब हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम सेम है, कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम सेम है, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम सेम है, मतलब क्या है, तो पावर सेम है। क्लियर है। और इसलिए मैंने यहां पे इस टाइप लिखा। ना पावर के हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलेज है। मेरे पास पावर का ये फॉर्मूला है V²/R, देन पावर का और एक फॉर्मूला हमारे पास V इंटू आई, फिर से पावर का फॉर्मूला है दैट इज I²R। अब डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है या फिर क्या डेटा आपके पास अवेलेबल है, उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास करंट की वैल्यू है, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो करंट और रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले में, तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे it is I1² R1 equals to I2² R2, right? तो I1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, it is E divided by R1 plus R square into R1, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग E divided by R2 plus R whole square into R2, right? So square सेपरेट कर देते हैं, E square divided by R1 plus R whole square into R1 is equals to E square R2 divided by R2 plus R। यहां से ये E square की जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा हमारे पास R1 by R1 plus R whole square is equals to R2 divided by R2 plus R whole square। यहाँ पे भी whole square चाहिए था, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते और देन सिंप्लीफाई। तो R1 ब्रैकेट में रहेगा R2 प्लस R होल स्क्वायर, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको यहाँ पे, तो R2 ब्रैकेट में रहेगा R1 प्लस R होल स्क्वायर। सो वी कैन R1 ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे R2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स R2 इंटू R, दैट इज बाय फॉर्मूला, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सॉरी A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये रहेगा R2 R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स R1 इंटू R। तो ये हो जाता है फॉर्मूला।
अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जो लोग इस न्यूमेरिकल को कॉपी करना चाहते हैं, वीडियो पॉज करके यहां तक कॉपी कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद हमको इसको रब करना पड़ेगा, डेरिवेशन थोड़ा सा बढ़ाएगा। तो फॉर इंस्टेंट आप लोग इसको पॉज करके कॉपी कर लो। तो बढ़ते आगे, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पे। ओके, तो जैसे ये स्क्वायर था तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 से, तो मुझे मिलेगा R1 R2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे R1 R स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स R1 R2 इंटू R इज इक्वल्स टू, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मिलेगा मुझे R1 स्क्वायर R2 प्लस R2 इंटू R प्लस यहां पे मुझे मिलेगा फिर से 2 टाइम्स R1 R2 इंटू R। तो अब देखो यहाँ पे ये फैक्टर सेम है, इधर जाने के बाद वो माइनस में तो कैंसिल हो गया। देन हमारे पास वैल्यू रहेगी R1 R2 स्क्वायर प्लस R1 R स्क्वायर, और ये रहेगा R1 स्क्वायर R2 प्लस R2 इंटू R। तो अब यहाँ से जो कुछ टर्म कॉमन निकल सकती है तो ले सकते हैं, यहाँ से R1 कॉमन आएगा, यहाँ से R2, लेकिन कोई फायदा नहीं। हम लोग शिफ्टिंग कर लेते पहले, R1 R2 स्क्वायर माइनस R1 R2 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ, मैं लिख सकता हूं R2 माइनस R1 और R स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर का फैक्टर रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर था। ओके ना, अब देखो क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा R1 R2, R1 गया, R2 में से एक गया मतलब R2 बचेगा, माइनस यहां से एक R1 गया तो R1 बचेगा और R2 चला गया था, विच इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 इंटू R स्क्वायर। ये ब्रैकेट की टर्म होगी कैंसल, तो फाइनली वी हैव R1 R2 इक्वल्स टू R स्क्वायर एंड R इक्वल्स टू हो जाएगा R1 इंटू R2। So this is what the value of internal resistance of cell, which is equals to under root of R1 into R2.